नमस्कार। 22 के महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। 22 के महासमर में हम आपको बताएंगे कि मिशन पश्चिम पर सहारनपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 300 पार का नारा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। मैं बताऊंगा कि पीएम मोदी का क्या है पहाड़ प्लान। इन सब के साथ बात करेंगे कांग्रेस की, जो पिछले 32 सालों से यूपी में खुद को दोबारा स्थापित करने में जुटी हुई है। मिशन 2022 को धार देने में जुटी बीजेपी की नजर कमजोर कड़ियों को मजबूत करने पर है। कृषि कानून से बिगड़े माहौल को संभालने में बीजेपी जुट गई है। पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन को उपजाऊ बनाने का जिम्मा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल लिया है। और यूपी के पहले विधानसभा क्षेत्र बेहट के पड़ोसी इलाके से इसकी शुरुआत की है। सहारनपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और मिशन पश्चिम के लिए चुनावी शंखनाद का आगाज किया है। मुझे बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले इस बार 300 पार होगी या नहीं होगी? सुनाई नहीं पड़ा, जोर से बोलिए। क्या 300 पार होगी? पक्का होगी? मोदी जी को बता दे। मिशन पश्चिम को फतेह करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर से शंखनाद किया। उन्होंने 300 पार का नारा दिया। शाह ने कहा 2017 के पहले यहां से पलायन होता था, लेकिन अब पलायन कराने वालों का ही पलायन हो गया है। 2017 में यही सहारनपुर में मैं आया था। सभा थी। सभा के बाद बहुत सारे लोग मुझे मिले थे और उस वक्त कहते थे कि साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर हम तो परिवर्तन कर देंगे, मगर परिवर्तन के साथ हमारा जो पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा? मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन करते जाएंगे। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने अपने लोगों को गन्ना मिले कौड़ियों के दाम पर बेच दी। अमित शाह ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि अब प्रदेश में कानून का राज है और माफिया सरेंडर कर रहे हैं। और जिस प्रकार के तत्वों का शासन था, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सम्मान लौटाने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। एक समय था यहां न केवल दंगे होते थे, हमारी बहन बेटियों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के राज्यों में भेजना पड़ता था, क्योंकि यहां सुरक्षा नहीं थी। उनका सम्मान यहां पर संभाला नहीं जाता था, उनको अपमानित किया जाता था। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसी भी मां, बेटी, बहन को पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पहले विकास के नाम पर बंदर बाट होता था। एक परिवार के विकास को ही प्रदेश के विकास का मानक मान लिया जाता था। जहां पर 10 वर्षों तक गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था। जहां पर कभी मुजफ्फरनगर का दंगा होता था और कभी इसी सहारनपुर में किसने नहीं देखा है कि कैसे यहां पर सिक्कों की दुकानों और प्रतिष्ठानों पर आग लगा करके दंगे की आग में सहारनपुर को झोंकने का कार्य हुआ था। कभी बिजनौर के दंगे, कभी बरेली के दंगे, और इन दंगों के कारण महीनों तक कर्फ्यू और तो और हमारी आस्था पर भी प्रहार होता था। 2017 में
बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 में से 109 सीटें मिली थी और इस बार किसान आंदोलन को लेकर चुनौतियां थीं। कृषि कानून वापस करके किसानों को फिर से लुभाने की कोशिश की गई है। टीम न्यूज स्टेट। अगर बात पश्चिमी यूपी में विधानसभा सीट की करें तो 136 सीट है। वहीं 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 109 सीटें जीती थी। सहारनपुर में 7 में से 4 सीट बीजेपी ने जीती थी और मेरठ की 7 में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। वहीं मुरादाबाद की अगर बात करें तो 6 में से 2 सीट बीजेपी ने जीती थी। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बार अपनी सीटों को बचाने के, क्योंकि ज्यादा सीटें उन्हीं के पास हैं और उन्हीं को बचाने की जिम्मेदारी इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उसकी कवायद में लगी हुई है। 1989 से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने के लिए कांग्रेस पूरा दम लगा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली निकाल रही हैं। मुरादाबाद पहुंची प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि यूपी में कानून का राज खत्म हो गया है। यूपी की सत्ता में 32 सालों से बाहर कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी लगातार प्रयास कर रही हैं। पूर्वांचल से शुरू हुई कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली का कारवां पश्चिमी यूपी तक पहुंच गया है। प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित किया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्थिति क्या है आज, हालात क्या है? जहां 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, निर्यात होता था यहां से, आज 2,000 करोड़ घट गया है। सिर्फ पिछले 5-6 सालों में 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। भाजपा की नीतियों ने कारोबार, आपके भविष्य को बर्बाद किया है। सबसे पहले तो नोटबंदी लागू की, इससे आपको बहुत संकट हुआ। आपको बताया गया कि देश के लिए यह काम हो रहा है कि काला धन वापस आएगा। कोई काला धन वापस नहीं आया। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि क्या हुआ। उसी तरह से जीएसटी लागू की गई, जिससे आपकी कमर तोड़ी गई। कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली पर बीजेपी निशाना साध रही है। मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। चुकरिया भर बारूद और अंग्रेजों से जंग। ये बताइए आप, इनकी विधानसभा में स्ट्रेंथ क्या है? 7। उन 7 में से 2 हमारे साथ हैं। 2 साथ में है, ये मालूम हो जाएगा आपको जल्दी। दूसरी बात ये है, सुनिए, अब बची 5 में उन्होंने कहा 40% महिलाओं को देंगे। ये तो कहा कि 40% महिलाओं को देंगे। अरे सीट कोई जीतने वाली हो तो दे दो, और वैसे सीट तुम सब कुछ दे दो, सब 100% तो क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस यूपी में पिछले 3 दशक से सत्ता से बाहर है, जिसके चलते पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं और जनाधार भी खिसक गया है। 1989 के बाद से कांग्रेस यूपी में वापसी के लिए तमाम राजनीतिक हथकंडे अपनाती रही है, लेकिन सफल नहीं हो पाई। कांग्रेस ने 2017 का विधानसभा चुनाव एसपी के साथ मिलकर लड़ा था। राहुल गांधी अखिलेश यादव के इस गठबंधन को जनता ने नकार दिया था। एसपी को 47 जबकि कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई थी। टीम न्यूज स्टेट। तो साल 2017 में एसपी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। मुरादाबाद पहुंची प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। आपने समाजवादी का नारा देखा है? नया नारा सुना है? आ रहे हैं अखिलेश। मैं पूछना चाहती हूं, सीए और एनआरसी के कानून बने, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं बिजनौर गई। बिजनौर में एक 19 साल का लड़का अनस दूध बेचता था, उसकी निर्मम हत्या की गई। दूसरे घर में गई, एक लड़का सुलेमान मस्जिद के बाहर खड़ा था, पुलिस ने गोली मारी, उसकी हत्या कर ली। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अखिलेश जी आए?
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुंदेलखंड दौरे पर हैं। ललितपुर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, किसानों और बुलडोजर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की अखिलेश यादव ने कोशिश की। यहां तो नहीं हुई किसी किसान की आय दोगुनी, अन्ना पशु तो घूम ही रहे हैं। और हमारा किसान अगर मेहनत कर करके फसल तैयार कर ले, जैसे तैसे इंतजाम करके अगर फसल तैयार भी कर ले, तो पता नहीं कहां से बुलडोजर वालों के बुल आ जाते हैं जो खेत को चढ़ जाते हैं। न जाने कहां से ये बुलडोजर वालों के बुल आ रहे हैं। बुल तो समझ गए हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो बताओ, बुल और बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2022 का आगाज करने के लिए 4 दिसंबर को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। देहरादून से पीएम मोदी हुंकार भरेंगे और पीएम मोदी का यह दौरा पूरी तरह से चुनावी होगा और इसी दौरे के साथ पीएम देवभूमि में 22 के महासमर का शंखनाद करेंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। ये तैयारी है पीएम मोदी के दौरे की। देवभूमि में फिर से बीजेपी का परचम लहराने की तैयारी, पहाड़ पर चुनावी शंखनाद करने की तैयारी। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड में पीएम मोदी का पहला चुनावी दौरा 4 दिसंबर को तय हुआ है। परेड ग्राउंड में पीएम की जनसभा की तैयारियां जोरों पर हैं। जिस हिसाब से जनता का समर्थन मिल रहा है, मैं समझता हूं कि विश्व के सबसे ताकतवर नेता के रूप में आज उभरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्तराखंड की जनता आतुर है। पीएम के दौरे की तैयारियों पर खुद सीएम धामी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री 4 दिसंबर को देहरादून दौरे पर रहेंगे। परेड ग्राउंड में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। करोड़ों रुपए की सौगात भी उत्तराखंड को मिलेगी। हालांकि पीएम मोदी का 2 महीने में यह तीसरा दौरा होगा। इससे पहले पीएम मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम पहुंचे थे, जहां पीएम ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण किया था, पुनः निर्माण कार्यों का अवलोकन किया था। इससे पहले पीएम मोदी 7 अक्टूबर को ऋषिकेश एम्स पहुंचे थे, जहां से देश भर में बने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया था। जो प्रधानमंत्री का मंच होगा, उसमें प्रधानमंत्री के साथ राज्य के मुख्यमंत्री नजर आएंगे, गवर्नर नजर आएंगे और इसके अलावा जो सरकार के मंत्री हैं वो नजर आएंगे, सभी सांसद नजर आएंगे और विधायकों के लिए एक दूसरे मंच की व्यवस्था होगी, जहां विधायकों के बैठने की व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री 16,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं को हरी झंडी भी देंगे। इस दौरान भाजपा ने यह लक्ष्य बनाया है कि करीब 1.25 लाख लोगों की भीड़ इस दौरान नजर आए। 30,000 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री चुनाव से पहले लगभग 5 बड़ी रैलियों को उत्तराखंड में संबोधित कर सकते हैं। इसके बाद 24 दिसंबर को उनकी दूसरी प्रस्तावित रैली हल्द्वानी की बताई जा रही है, जो कुमाऊं क्षेत्र के लिए बड़ी रैली होगी। भाजपा का यह लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री की रैली सफल हो, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली से हमने माहौल बदलते हुए 2017 में देखा है और इस बार देखना है कि क्या प्रधानमंत्री की रैली से इतना ज़्यादा असर बढ़ेगा या फिर भाजपा के विधायकों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। अगर उत्तराखंड के विधानसभा सीटों की बात करें तो 70 विधानसभा सीटें हैं। बिल्कुल 70 विधानसभा सीटें यहां पर हैं, जिनमें से बीजेपी ने 60 पार का नारा दिया है। वहीं अगर बात करें बीजेपी के, तो 2017 में बीजेपी को 57 सीट मिली थी। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने सिर्फ 11 सीटें जीत पाई थी। वहीं देवस्थानम समेत कई मुद्दे अभी भी अहम है, जिसको लेकर लगातार राजनीति जारी है। और प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर पलटवार किया है। न्यूज स्टेट से बात करते हुए राकेश सिन्हा ने कहा कि वो इस तरह के भड़काऊ बयान देने से परहेज करें और हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करें।
मथुरा को लेकर के सियासी बयान सामने आने लगे हैं। राकेश सिन्हा जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, सपा के सांसद शफीकुर रहमान, उन्होंने कहा है कि कोई दावा बनता ही नहीं है मथुरा पर हिंदुओं का। देखिए, कोई भी ऐसा विवादास्पद बयान नहीं देना चाहिए जो सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करता है। मथुरा एक हिंदुओं की नगरी है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पर एक मस्जिद भी है। भारत सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाया है। तो मुझे लगता है सपा के नेताओं को ऐसा उत्तेजक बयान नहीं देना चाहिए जो कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करे और देश में सांप्रदायिक माहौल को खराब करे। वो यही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जबरदस्ती अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है, मुसलमानों को कुचला जा रहा है। देखिए, दुनिया के सभी देशों को किसी से तुलना कर लें तो भारत में सभी धर्म के लोगों को जितनी आज़ादी और जितना अवसर मिलता है उसकी यदि सूचकांक तैयार किया जाए तो भारत सर्वोच्च स्थान पर होगा। वजह आप क्या मानते हैं कि वर्क इस तरह का बयान देते हैं, वर्क जैसे लोग इस तरह का बयान देते हैं कि उनका कोई हक नहीं बनता, वहाँ तो मंदिर था ही नहीं मथुरा में। मैंने कहा इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहिए जो धार्मिक भावनाओं को आहत करे। भारत एक अध्यात्म की नगरी है और एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती के आधार पर हम रहते हैं, नेति के सिद्धांत पर रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता उपनिषद के नेति के सिद्धांत को, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती के सिद्धांत को यदि समझते, मानते, भारत की विरासत से जोड़ते तो संभवतः हिंदुओं को आहत करने वाला ऐसा बयान नहीं देते। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो 22 के महासमर में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।